नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स की बड़ी कार्रवाई। चंदेल जिले के न्यू समतल गांव के पास मार गिराए 10 उग्रवादी। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान सरकार की नाक के नीचे कराची में आतंकवादियों का जमावड़ा। रैली में दिखे लश्कर के आतंकी संगठन अहले सुन्नत वल जमात का समर्थक भी शामिल। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। इलाके में कुछ आतंकी छिपे होने की खबर। पुलवामा में 48 घंटे में यह दूसरा एनकाउंटर। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करने और कलेक्टर को अधिकार देने पर सबसे अधिक आपत्ति। होंडुरास गणराज्य के विदेश सचिव एडुआर्डो एनरिक रेना गार्सिया भारत दौरे पर। नई दिल्ली में होंडुरास के नए दूतावास का करेंगे उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। और बिहार में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन आज। पदक तालिका में महाराष्ट्र का दबदबा, हरियाणा दूसरे नंबर पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। जी हां, आपको बता दें जम्मू के कुछ एक इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि रक्षा मंत्री सेना प्रमुख की केंद्र शासित प्रदेश की ये 1 दिवसीय यात्रा होगी, जिसमें वो नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास रहने वाले लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य कार्रवाई को रोकने के तुरंत बाद रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की जम्मू कश्मीर की पहली संयुक्त यात्रा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का आज दौरा होगा। वहां की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इस दौरे से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दूरदर्शन न्यूज के माध्यम से। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से खबर है कि वहां पर त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में कुछ आतंकी छिपे होने की खबर के बाद भारतीय सैन्य बलों ने यह कार्रवाई की है। यह एनकाउंटर त्राल के नांदेड़ गांव में चल रहा है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर वहां पर तैनात है और केंद्र शासित प्रदेश को आतंक मुक्त करने के लिए कड़ा प्रयास किया जा रहा है। कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर इसके बारे में जानकारी दी है। पुलवामा में 48 घंटे में यह दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले मंगलवार को शोपिया में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। तो आतंक पर लगाम लगाने की भारतीय सैन्य बलों की लगातार यह कार्रवाई जो है वो जारी है। और भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स के जवानों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 उग्रवादियों को मार गिराया है। इस बारे में भारतीय सेना की पूर्वी कमान के सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि म्यांमार सीमा पर चंदेल जिले के खेंगजॉय तहसील के न्यू समतल गांव के पास सशस्त्र कैडरों की आवाजाही की विशेष खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इसके तहत भारत स्पीयर कोर के तहत असम राइफल्स यूनिट ने कल एक ऑपरेशन शुरू किया और इस दौरान सैनिकों पर उग्रवादियों की ओर से फायरिंग की गई, जिसके बाद असम राइफल्स की ओर से हुई जवाबी कार्रवाई में 10 उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि यह ऑपरेशन देर रात तक चलता रहा।
आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान चौतरफा घिरने के बावजूद सुधरने को तैयार नहीं है और इसका सबूत हाल ही में कराची में देखने को मिला है, जहां पर पाकिस्तान की सरकार के नाक के नीचे एक रैली में लश्कर-ए-तैयबा और अहले सुन्नत वल जमात आतंकी संगठन के लोग दिखाई दिए। इस रैली में आतंकी फैसल नदीम उर्फ अबू कताल और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भतीजे को भी देखा गया। साथ साथ उसने रैली को संबोधित भी किया। इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हुए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के कई एक शीर्ष सैन्य अधिकारी और राजनेता शामिल हुए थे। इस घटना ने दुनिया के सामने पाकिस्तान और उसके आतंकी संबंधों को उजागर कर दिया था। तो वहीं अब इस रैली ने पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का लाल आतंक अपने खात्मे की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। राज्य के नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र बस्तर में सुरक्षा बल के जवानों को मिशन 2026 के तहत एक बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर 21 दिन तक चले ऑपरेशन में फोर्स ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है और उनके गढ़ को तबाह कर दिया है। इस ऑपरेशन में कई बड़े नक्सली मारे गए हैं, जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम था। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए लिखा है कि सुरक्षा बलों की ये सफलता बताती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया कि नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। और चलिए अब बात करेंगे तिरंगा यात्रा की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी क्रम में केंद्र शासित प्रदेश दमन में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में सेना के पूर्व अधिकारियों, स्थानीय नागरिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भारी संख्या में शामिल हुए। जिन आतंकवादियों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, आज ये मोदी सरकार है। मोदी जी ने उसका बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लागू किया और पाकिस्तान में जहां पर ये आतंकवादी वहां पर जहां पर बसे थे वहां 9 ठिकानों को ध्वस्त करके ये संदेश आ दिया कि भारत कभी भी आतंकवाद के सामने झुकेगा नहीं। ये जो यात्रा है उन नारी शक्तियों को समर्पित है जो राष्ट्र सेवा में अपने पूरा जीवन न्यौछावर करती है। ऐसी सारी महिलाओं को मैं नमन करती हूँ। जवानों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों की वजह से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम सुरक्षित है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि हमारे देश के नागरिकों को सेफ रखने के लिए उन्हें ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक मिशन किया जिसमें हमें सक्सेस मिला। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक कमांड के नीचे उसको हमने लॉन्च किया है। जब भी हम पर दुश्मन का कोई देश हम पर आक्रमण करता है कि ऑपरेशन हमको लॉन्च करने चाहिए। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेली बांधा से जय स्तंभ चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व खुद राज्य के सीएम विष्णुदेव साय ने किया। इस रैली में साधु संत और सैनिक परिवार सहित अन्य नेतागण भी शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आतंकियों के मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हजारों की संख्या में इस तिरंगे की यात्रा में सभी लोग शामिल हुए और एकजुटता का प्रमाण दिए हैं। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग ये प्रदर्शित करने का प्रयास किए हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम सब लोग एक हैं। और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। इस मौके पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने जेएनयू की वाइस चांसलर कर्नल प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुरी पंडित और एनसीसी कैडेट्स से खास बातचीत की।
जेएनयू परिसर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेएनयू की वाइस चांसलर कर्नल प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित मैम। ये बहुत अच्छी यात्रा है और ये समय में हम राष्ट्रीय यूनिटी रखना चाहिए और प्रधानमंत्री और सरकार को कंप्लीट सपोर्ट है। जेएनयू से हमारा एलमनाई ही हर एक सैनिक ऑफिसर आर्मी नेवी एयरफोर्स जेएनयू का एलमनाई है। सो इसीलिए हम बहुत प्राउड है कि जेएनयू की एलमनाई भारत की नाम रोशन किया। ऑपरेशन सिंदूर एक टोटल टेक्टोनिक शिफ्ट है। हमने दिखाया कि टेक्नोलॉजी और ये सुपीरियॉरिटी इन मेक इन इंडिया वेपन्स और पहली बार पॉलिटिकल विल भी दिखाया। सो इसीलिए प्रधानमंत्री की नेतृत्व को मैं सैल्यूट हिज लीडरशिप। जेएनयू में इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर गजेंद्र प्रताप सिंह। सर क्या कहेंगे? जेएनयू के अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं आज हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं जेएनयू के अंदर वी हैव 2 डेली आरटी बैटरी एनसीसी फॉर द बॉयज़, वी हैव 104 कैडेट्स and 54 cadets for 3GGBN girls battalion we have and all the cadets boys and girls वो सारे के सारे जो अभी नेशनलिज्म पर जो राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए जो माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है उस विज़न पे आगे वो काम कर रहे हैं। कर्तव्य पथ के बाद जेएनयू परिसर में भी एनसीसी कैडेटों ने तिरंगा यात्रा निकाली। क्या संदेश देने का प्रयास किया? बात करते हैं कुछ कैडेटों से। क्या संदेश दे रहे हैं अपनी यात्रा के माध्यम से? Sir, we JNU NCC are standing in solidarity with the Indian Armed Forces. We are celebrating for the successful Operation Sindoor, how the precision strikes deep into the enemy territory, claims dominance, and strengthens the fact that India will not be abstained by any terrorist dominance or any negligence in the sovereignty of the nation. इसका हमारा एक ही उद्देश्य है, हम उन देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उसके अलावा हमारा एक ही नारा था, युवाओं को देश के प्रति जागरूक करना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस तरह भारतीय सेना ने अपनी सैन्य कार्रवाई करते हुए अपने जवाबी हमलों से वहाँ के 9 आतंकी संगठनों को तबाह किया। इससे यह दिखाता है कि भारतीयों में अपने देश के प्रति कितनी एकता व अखंडता का एक स्वाभिमान है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये कैडेट जेएनयू परिसर में तिरंगा यात्रा निकालकर काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये तो थी तिरंगा यात्रा से जुड़ी खबरें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर, मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक
कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। आपको बता दें, होंडुरास गणराज्य के विदेश सचिव एडुआर्डो एनरिक रेना गार्सिया भारत दौरे पर हैं और यात्रा के दौरान विदेश सचिव नई दिल्ली में होंडुरास के नए दूतावास का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान एनरिक रीना गार्सिया की भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। विदेश सचिव का ये दौरा 18 मई तक है, जो कि दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह करेंगे। इससे पहले 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का आश्वासन दर्ज किया था कि वो 5 मई तक वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं करेगी और केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में नियुक्तियां नहीं करेगी। यह आश्वासन तब दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कानून संसद की ओर से उचित विचार विमर्श के बाद पारित किया गया था और सरकार का पक्ष सुने बिना इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया और इसके कुछ प्रावधानों के बारे में अफवाह फैलाए जाने की ओर इशारा किया। केंद्र ने दावा किया कि 2013 से वक्फ संपत्तियों में 116% की चौंकाने वाली वृद्धि हुई है। और बात करते हैं कान फिल्म फेस्टिवल की। जी हां, कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पवेलियन का शुभारंभ हो गया है। भारत पवेलियन दुनिया भर से जुटे फिल्मकारों और कलाकारों के लिए एक लघु भारत की झलक पेश कर रहा है। भारत पवेलियन भारत को कंटेंट हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कान फिल्मोत्सव पर देखिए जया सिन्हा की एक खास रिपोर्ट। कांस फिल्म महोत्सव में भारत पवेलियन का शुभारंभ हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत पवेलियन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विख्यात फिल्मकार पद्म भूषण शेखर कपूर, प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर समेत कई गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। भारत पवेलियन सरकार की भारत को वैश्विक कंटेंट हब और फिल्मांकन गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत कर रहा है। फिल्मी भाषा में बोला जाए तो हम छाए हुए हैं हर जगह। मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पर इतने सारे हिंदुस्तानी फिल्म मेकर्स को देखकर, यंग, ओल्ड, मिडिल एज्ड, बट सबके आंखों में एक ही बात था कि भारत का नाम रोशन करना अपने आर्ट के जरिए, अपनी कहानी टेलिंग के जरिए। और बहुत खुशी हुई जिस तरह से यहाँ गिवन द प्रेजेंस ऑफ पीपल एंड मीडिया वाज अमेजिंग। इस मौके पर 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च किया गया। Waves was important because it embraces technology. Waves was the idea of content and technology together because storytelling survives. Right? We learned storytelling from my grandmother, and she was fantastic. She knew how to give pauses. That's how I knew how to tell films, how to tell stories. सह निर्माण के अवसरों से लेकर नीति समर्थन और प्रतिभा साझेदारी तक यह पवेलियन भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग जगत की एक झलक पेश कर रहा है। भारतीय फिल्में इस वक्त वैश्विक मंच पर धमाल मचा रही हैं और कान भी इसकी एक जीती जागती तस्वीर पेश करता है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान। और बात खेलों की। बिहार में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आज आखिरी दिन है। आज ये खेल समाप्त हो जाएंगे। इन खेलों का समापन समारोह शाम में आयोजित होगा। इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कई युवा प्रतिभा सामने आई हैं और इन्हीं प्रतिभा में से एक रही आव्या अनन। 9 साल की आव्या जिम्नास्टिक के खेल से जुड़ी हैं और उनका सपना है कि वो देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते।
9 साल की छोटी सी उम्र में खेलो इंडिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाती ये हैं बिहार की आव्या आनंद, जिनके लिए खेलो इंडिया का ये मंच उस वरदान की तरह है जहां से ये अपने हुनर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना चाहती हैं। आव्या का जिम्नास्टिक के खेल में आना भी बेहद रोचक रहा। घर में खाली समय में वे अक्सर इस तरह की कलाबाजियां करती थीं। परिवार की नजर पड़ी और उन्होंने आव्या को इस ओर बढ़ा दिया। मेरे पास में एक क्लब था राइजिंग विद जिम्नास्टिक, और मेरे मम्मी पापा ने कहा कि तुम जिम्नास्टिक अच्छा कर लोगे इसलिए तुम उसमें करो। और जब मेरे कोच ने देखा कि मैं अच्छा कर सकती हूँ इसलिए उन्होंने मेरे पे फोकस किया और मैं यहाँ तक खेलो इंडिया क्वालिफाई कर सकी। वहीं आव्या के कोच रोशन यादव का मानना है कि आव्या के अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी है, जरूरत सिर्फ सही मार्गदर्शन की है। हमने इसको देखा, इसका बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल था, काफ़ी स्ट्रेंथ था इसके बॉडी में, स्टेमिना अच्छा था, तो हमने इसको करना स्टार्ट किया। तो इसने सीखने का भी जो इसका प्रोसेस है बहुत अच्छा है, तो वैसे हम इसको ट्रेनिंग कराते रहे। इनके जैसे और भी कुछ बच्चे हैं वहाँ पे तो आने वाले टाइम में बिहार के लिए मेडल लेके आ सकते हैं, देश के लिए मेडल लेके आ सकते हैं। आव्या राज्य स्तर की प्रतियोगिता में इस साल 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक हासिल कर चुकी हैं। उनके खेल में सफाई भी है और आगे बढ़ने का जज्बा भी, जो शायद सफलता के लिए सबसे जरूरी पहलू है। तो ये कोई पहला उदाहरण नहीं है जब इतनी कम उम्र के युवा खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया हो। इससे पहले भी कई उदाहरण ऐसे सामने आए हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है कि ये खिलाड़ी न सिर्फ यहाँ पर बल्कि आगे चल करके राष्ट्रीय स्तर पर और फिर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को न केवल उन्होंने साबित किया है बल्कि पदक के सपने को भी साकार किया है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जिम्नास्टिक की रिदमिक स्पर्धा में 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने वाली महाराष्ट्र की परीना मदनपोत्रा के मुताबिक खेलो इंडिया की सफलता ने उन्हें नई ऊर्जा दी है, जिसके बल पर वो आगामी एशियन चैंपियनशिप में भी पदक जीतने की तस्वीर को सामने रखने का प्रयास करेंगी। परीना मदनपोत्रा से खास बात की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। आप ये खास बातचीत देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र की जिम्नास्ट परीना है, जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपनी प्रतिभा का लोहा ज़बरदस्त अंदाज में मनवाया है। 3 गोल्ड 2 सिल्वर, कहीं पे भी आपने कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन जिस तरह से क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस एडिशन में आप दे पाएंगे? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस दूंगी, क्योंकि मैं बीमार थी पहले। बट जब मेरी परफॉर्मेंस शुरू हुई तब से मैंने अच्छा ही किया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मेरे को सबसे पहले तो मेरे कोच वर्षा उपाध्याय को थैंक यू बोलना है, और मेरे पेरेंट्स जिन्होंने इतना मेहनत किया है मेरे लिए, जिन्होंने इतना टाइम निकाला है अपनी लाइफ से मेरे लाइफ के अंदर डालने के लिए, उनकी वजह से मैं आज इधर हूँ और 5 मेडल्स ला पाई हूँ। क्या कुछ वो परिस्थितियाँ थीं और किस तरह से आप इस मंच तक पहुँची हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे पेरेंट्स ने तो बहुत ही मेहनत किया है मेरे पे, मेरे को प्रैक्टिस में छोड़ने के लिए, मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए, मेरे सामान रेडी करने के लिए, तो उनको तो सबसे पहले सबसे बड़ा थैंक यू। और स्पेशली मेरी कोच को भी, क्योंकि अगर वो अपना टाइम नहीं डालती मेरे प्रैक्टिस में तो शायद मैं इधर आज आ भी नहीं पाती खेलो इंडिया के लिए। खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म को कैसे देखती हैं और यहाँ पे कंपटीशन का जो लेवल है वो किस तरह से देखती हैं? खेलो इंडिया की जो अरेंजमेंट्स की है ये साल, बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट्स की है। हमारा स्टे बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, स्टेडियम भी बहुत अच्छा था, तो उसके लिए खेलो इंडिया के एसोसिएशंस को थैंक यू सो मच। और ये मेरा 2nd खेलो इंडिया है और लास्ट ईयर से अभी तक मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया अपने परफॉर्मेंस के लिए। जिम्नास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में कैसे देखती हैं? इंटरनेशनल से कंपेयर करूँगी तो इंडिया को अभी भी बहुत करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेशली महाराष्ट्र में। बट अभी तक हम लोग को जितना प्रोवाइड कर रहे हैं खेलो इंडिया, नेशनल गेम्स, सारे नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म्स, वो बहुत ही अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। अभी यहाँ से नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? भी यहाँ से नेक्स्ट टारगेट मैं एशियन चैम्पियनशिप्स जा रही हूँ, कल निकलूँगी मैं, तो आई एम होपिंग कि मैं एशियन चैम्पियनशिप्स में फाइनल्स में क्वालिफाई कर पाऊँ और मेरी नेशन को प्राउड फील कर पाऊँ। तो ये है परीना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक नए तरीके से वो खुद को यहाँ पर देखती हैं
और साथ ही मानती हैं कि देश में जो जिम्नास्टिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी आगे बढ़ा है। हालांकि इस दिशा में अभी काफ़ी कुछ काम जो है वो और भी बाकी है। कैमरामैन श्रीनिवासन के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।